खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मैं तेरी आंखों का साहिल, मैं तेरे दिल के काबिल, तुम मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। वो क्लब में एक बाजू सोफे पर फैलाए और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास लिए बैठा था और बहुत सी लड़कियां उसके आगे डांस कर रही थीं। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल। एक लड़की इन सब से आगे म्यूजिक के साथ साथ अपने बाजुओं को हिलाती उसे आंखों से उठने के इशारे कर रही थी। वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। अब लड़की ने डांस के स्टेप के साथ उसे आंख मारी तो उसके होंठों पर एक साइड की कातलाना मुस्कुराहट रोनमा हुई। वो अपनी दिलनशी अदाओं से डांस करती उसके दिल को भा रही थी। उसने ग्लास एक लड़की की तरफ बढ़ाया और उठकर उस लड़की के पास आया। अब वो उसके साथ डांस करने लगा था। तेरे जैसी माशूका मुझे और चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। उसने लड़की की कमर पर हाथ मारते हुए साथ गाना गाया तो लाउडली म्यूजिक में भी लड़के और लड़कियों की हूटिंग ने क्लब में शोर मचाया। ये हुस्न का है खुमार मेरा तुझ पे छाया जो, कुर्बान हुआ मुझ पे जो खुश नसीब बड़ा है वो। अब लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसके करीब आकर डांस करने लगी। वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम ना हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम ना हो। वो दोनों स्टेप बाय स्टेप डांस करके क्लब में फुल माहौल बनाए हुए थे। अब वो लड़की के पीछे खड़ा उसके साथ लगकर डांस कर रहा था। उसके डांस स्टेप बहुत कमाल के थे। ओ साकी साकी रे साकी, आ पास आ रह ना जाए कोई ख्वाहिश बाकी। लास्ट स्टेप के साथ उसने लड़की को कमर से पकड़कर उठा लिया और घुमाने लगा। अब सॉन्ग खत्म हो चुका था मगर क्लब में अभी तक हूटिंग हो रही थी। क्लब में फारिया दाखिल हुई तो सबको हूटिंग करता देखकर हैरान हुई। क्या आज क्लब में कुछ खास हुआ है? उसने रेहान से पूछा। हाँ फारिया, आज क्लब में कुछ बहुत खास हुआ है, रेहान बोला। खास वो क्या? फारिया ने हैरानगी से पूछा। वो ये कि आज हमारे आहिल सुल्तान खानजादा ने क्लब में डांस करके धूम मचा दी है। आहिल ने होंठों में सिगरेट लेते हुए एक साइड स्माइल दी। ओ माय गॉड, क्या वाकई आहिल? शिट यार, मैंने ये मौका कैसे मिस कर दिया। फारिया को अपने लेट आने पर खूब अफसोस हुआ। वो आहिल की तरफ हसरत से देखने लगी। आहिल 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था, लंबा कद और चौड़ा सीना। उसकी आंखों का रंग नीला था जो उसे सबसे अलग जाहिर करता था। सफेद रंगत, स्लिम चेहरा और हल्की बड़ी शेव। लाइट ब्राउन बाल जो उसके माथे पर गिरते उसे और भी खूबसूरत बनाते। लड़कियों से 2 मिनट बात करने के लिए भी तरसती थी और जिससे वो बात कर लेता था वो अपने आप पर गरूर करने लगती। फारिया का भी यही हाल था। वो आहिल की दीवानी थी मगर आहिल उसे दोस्त से ज्यादा अहमियत नहीं देता था और यही बात फारिया को अंदर ही अंदर खा रही थी। आहिल ने फारिया और रेहान के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाया था क्योंकि वो तीनों स्कूल के जमाने के दोस्त थे। अब तो उनकी स्टडी 2 साल से मुकम्मल हो चुकी थी। रेहान और फारिया भी अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे मगर आहिल से ज्यादा यहाँ कोई राइस ना था। आहिल की रातें रंग बिरंगी लड़कियों के साथ गुजरती थी जिन्हें वो कीमती तोहफे तहाइफ भी देता था। चलो यार कुछ पीते हैं, रेहान ने इन दोनों को चुप खड़ा देखकर कहा तो आहिल ने सर हाँ में हिलाया। सड़क पर फुल स्पीड से चलती गाड़ी में से एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। प्लीज प्लीज गाड़ी रोको, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी आपके आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, कभी आप पर तंज नहीं करूंगी। आपको अल्लाह का वास्ता है गाड़ी रोक दो। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी पर सुनने वाले को जैसे सुनाई ही नहीं दिया था। गाड़ी अपनी उसी स्पीड से हवा के साथ उड़ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। फिर वो लड़की उठी और उसके पांव को हाथ लगाए रोने लगी। उसने ब्रेक पर पांव रखा। अब सड़क पर जैसे सन्नाटा छा गया था।
आज तुम्हें पता चल गया ना कि अगर कोई महावीरा सुल्तान के जात पर उंगली उठाएगा और उससे ऊंची आवाज में बात करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। महावीरा यूनी की सबसे ज्यादा खूबसूरत और रईसजादी थी, जिसे अपने आगे सब उसके ब्रांडेड शूज की धूल लगते थे। उसमें लड़कियों वाली कोई बात ना थी। उसके सभी शौक लड़कों के जैसे थे, यहाँ तक कि वो दिखने में भी कहीं से लड़की ना लगती थी। जॉगर शूज के साथ जीन्स, उसके ऊपर टी शर्ट, हाथों में जेंट्स वॉच, और सबसे ज्यादा चीज जो उसे लड़का जाहिर करती थी वो थे उसके बॉयज हेयर कट। मगर वो हर दिल धड़काने वाला हुस्न रखती थी। उसकी घनी पलकों के साथ बड़ी नीली आंखें थीं, स्लिम फेस के साथ सुर्ख सफेद रंगत। वो उसके चेहरा 80% अपने बड़े भाई आहिल सुल्तान से मुशाहबत रखता था। उसके अलावा वो नेचर से भी लड़का थी। उसे शर्माने और घबराने के बारे में दूर दूर से कुछ पता ना था। जिस लड़की को वो फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर डरा रही थी, उसने महावीरा को उसके लड़के जैसा हुलिया होने पर तंज किया था। उसकी सजा क्या होगी, ये उसके वहमो गुमान में भी ना था। जी मुझे माफ कर दें, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस, लड़की ने हकलाते हुए कहा। नाउ यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माई कार। इतना सुनने की देर थी वो लड़की अपनी जान बचाती भाग निकली। इडियट। महावीरा तन से एक साइड की स्माइल पास की। अब का इरादा लॉन्ग ड्राइव का था, जो कि वो हर 2 या 3 दिन बाद करती थी। सुल्तान साहब ऑफिस में बैठे जरूरी फाइल्स को देख रहे थे जब उनकी तवज्जो फोन बेल ने ली। हेलो, कौन? हाँ, अब तो तुम मुझे पहचानने से भी रहे मियाँ, शगुफ्ता बेगम ने कहा। अरे आपा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों भूलूंगा? मैं बस जरूरी फाइल्स देख रहा था तो मोबाइल देखे बगैर कॉल रिसीव की। अरे रहने दो, ये सफाइयां मुझे बताना था कि मैं कल शाम आ रही हूँ तुम्हारे यहाँ। सुल्तान साहब इस्लामाबाद रहते थे और शगुफ्ता बेगम कराची में। हाँ, क्यों नहीं आपा, आपका घर है, जब चाहे आए, सुल्तान साहब ने कहा। अरे मुझे नहीं बताओ किसका घर है, आई समझ, शगुफ्ता बेगम ने अपना हक जताकर कहा। ठीक है आपा, आप नाराज तो मत हो। हाँ, अब तो मैं नाराज भी नहीं हो सकती। अरे तुम छोटे से थे जब तुम्हें नहलाना, खाना, पिलाना, सुलाना सब मैं करती थी, और अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो। सुल्तान साहब के कान खड़े हुए। आपा, मैं तो चिराग लेकर भी ढूंढूं तो मुझे आपके जैसी बहन नहीं मिलेगी, इतनी मोहब्बत करने वाली पुरखलूस। सुल्तान साहब ने आपा को ठंडा करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गए, वरना उनको पता था कि एक बार वो नाराज हो गई तो महीनों तक नहीं मानेगी। हाँ, अब कर रहे हो ना 16 आने ठीक बात, मेरे जैसी बहन तो पूरे जग में नहीं मिलेगी। चलो, मैं कल शाम आ रही हूँ, फिर से बता दूं। ओके आपा, ओके। सुल्तान साहब ने कॉल कट की। वो गाड़ी में म्यूजिक लगाए ड्राइव का मजा ले रही थी। जब से उसने गाड़ी चलाना सीखी थी, ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव करती ये उसका हॉबी था। वो गाड़ी ड्राइव करती कहीं दूर निकल गई जिसका उसको एहसास तक ना हुआ। अनजान रास्ता देकर उसने कार रोकी। सामने एक बस्ती थी। सड़क के किनारे पर छोटा सा चाय का ढाबा था, जहां कुछ गुंडे नुमा लड़के बैठे चाय पी रहे थे। वो आज अपनी गाड़ी में पानी की बोतल रखना भूल गई थी। प्यास की शिद्दत ने उसे उस गरीब ढाबे में जाने पर मजबूर कर दिया। उसने गाड़ी को लॉक किया और ढाबे की तरफ कदम बढ़ाए। किसी से डरना उसके बस की बात नहीं थी। वो बचपन से ही न डर लड़की थी। भाई, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने ढाबे वाले आदमी से पूछा। अरे पानी छोड़ो, यहाँ आओ, तुम्हें कड़क सी चाय पिलाता हूँ, इसी बहाने थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। फट्टे पर बैठे 3 लड़कों में से एक बोला। महावीरा ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा। हाय, क्या दा दिखाई है कमसिन बुलबुल ने, ये फिक्रा दूसरे लड़के ने बोला। महावीरा ने इग्नोर किया, क्योंकि वो इस तरह के आवारा लड़कों को मुंह नहीं लगना चाहती थी। आओ ना बेबी, डरती क्यों हो, इस बार तीसरा बोला। अब महावीरा की बर्दाश्त ने जवाब दिया, क्योंकि उसकी बात में चैलेंज था और महावीरा किसी भी किस्म के चैलेंज से पीछे नहीं हटती थी, चाहे उसकी जान को ही खतरा क्यों ना हो। वो उनके सर पर आन खड़ी हुई।
अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना सही सलामत घर नहीं जा सकोगे। तीनों ने कह कहा लगाया। अरे बुलबुल, ऐसा क्या? चलो ये लो, मारो मुझे। पहले लड़के ने अपना रुखसार आगे करते हुए कहा, तुम्हारे इन नाजुक हाथों के तो मैं 10 थप्पड़ भी खाने को तैयार हूं, मारो ना। महावीरा ने अपने हाथ का मुक्का बनाया और अपनी पूरी कुवत से उसके जबड़ों पर दे मारा। आ! लड़के की चीख फिजा में बुलंद हुई और वो जमीन पर जा गिरा। दर्द की शिद्दत से उसका दिमाग सुन्न हो गया था। जब उसने जमीन पर थूका तो उसका दांत जमीन पर गिरा। मेरा दांत! उसने बेयकीने से चिल्लाते हुए महावीरा की तरफ देखा। उसके दोस्तों ने जब उसका ये हाल देखा तो वो कभी महावीरा को और कभी अपने दोस्त को खुले मुंह के साथ देखने लगे। महावीरा ने ढाबे वाले की तरफ देखा तो उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। इस बेचारे के हाथ थर थर कांपने लगे। सबको साकित खड़ा देखकर वो आराम से चलती हुई अपनी गाड़ी में बैठी और अपने घर की तरफ मुड़ गई। मैं अभी भाई के पास जाता हूँ, वही इस लड़की को सबक सिखाएगा। समझती क्या है अपने आप को? किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की औलाद है क्या? वो उठा और भाई की तरफ भागा। यार, क्या ये लड़की ही थी? दूसरे वाले ने बड़बड़ाने के अंदाज में तीसरे से कहा। मैं भी यही सोच रहा हूं। और मैं भी। इस बार आवाज ढाबे वाले की थी। वो तीनों ही सकते की हालत में थे। सुबह आहिल की आंखें खुली तो वो अकेला बेड पर था। आहिल रात को उसी डांसर लड़की को अपने पर्सनल हाउस में लाया था। यहाँ वो अक्सर ही लड़कियों को लाता था और उन्हें कीमती तोहफे देकर खूब पैसा लुटाता था। वो फ्रेश होने के लिए उठा। अब उसे घर की तरफ निकलना था। वो तेजी से जंगल में भाग रही थी। इस वक्त वो बुरी तरह डरी हुई थी। ओए, वो लड़की कहाँ गई? कहीं नजर आ रही है? एक लड़के ने कहा। यही है वो, मुझे पता है, जल्दी जल्दी ढूंढो उसे। दूसरा लड़का बोला। ठीक है, तू इधर जा और मैं इधर, पहले ने कहा। वो दोनों शिकारी कुत्तों की तरह उसे ढूंढ रहे थे। वो डरी सहमी एक दरख्त की आड़ में छुप गई। कॉलेज से तो उसे 12 बजे छुट्टी हो गई थी, मगर वो दो लड़के जो रोज उसका रास्ता रोकते थे आज उसका पीछा करने लगे। सुनसान जगह देखकर वो उसकी तरफ भागे तो सिवाय जंगल में छुपने के उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो 3 घंटों से मुसलसल भाग रही थी। अब उसकी हालत ऐसी थी कि किसी भी वक्त होश की दुनिया से बेगाना हो सकती थी। थोड़ा सांस बहाल करने के बाद उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसने देखा कि सड़क बिल्कुल पास ही है, लेकिन वो उस रास्ते से अनजान थी। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत करना, तू ही मेरा परवरदिगार है, वो कहती हुई उठी और सड़क की तरफ चलने लगी। वो उसका जिस्म थकावट से नढाल था। वो एक एक कदम बमुश्किल उठा रही थी। जब वो सड़क पर पहुंची, उसने देखा कि एक लड़का अपनी गाड़ी के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो उससे मदद नहीं ले सकती थी क्योंकि वो किसी भी नामहरम से मुखातिब नहीं होती थी। उसके अलावा वो भी एक मर्द था। उसकी इज्जत को उससे भी खतरा हो सकता था। उसने जंगल की तरफ देखा तो उसे उन लड़कों के होने का एहसास हुआ। वो बिना सोचे समझे अपनी जान बचाती गाड़ी के पास आई। वो लड़का फोन पर बात करता गाड़ी से थोड़े फासले पर चला गया। मौका पाकर उसने गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें लेट कर डिग्गी वापस बंद कर ली। आहिल को आवाज सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। उसने कॉल बंद की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आहिल फ्रेश होने के बाद घर जा रहा था जब उसको रास्ते में किसी लड़की की कॉल आई। सिग्नल्स प्रॉब्लम होने की वजह से वो गाड़ी से निकलकर बात करने लगा। तभी वो लड़की उसकी गाड़ी की डिग्गी में दाखिल हो गई। कहाँ हैं मेरे बच्चे? ना घर में आहिल है और ना ही माहा। तुम इन दोनों का जरा ख्याल नहीं रखते? जवान औलाद है, बिगड़ जाएगी। शगुफ्ता बेगम ने सुल्तान साहब को डांटते हुए कहा। आपा, मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। बच्चे हैं, यही दिन हैं उनके जिंदगी को एंजॉय करने के। शादी के बाद तो बस जिम्मेदारियां ही रह जाती हैं। आहिल तो लड़का है, उसका कोई डर नहीं, लेकिन माहा तो लड़की है ना, उसको पता होना चाहिए कि लड़कियों को किस तरह से रहना चाहिए। ऊपर से उसने जो अपना लड़कों वाला उलिया बनाया हुआ है ना, ये उसको मेरे घर आकर बदलना होगा, पहले बता दूं। शगुफ्ता बेगम हाथ से इशारे करके बात करती हुई बोली। क्या मतलब आपा? मैं कुछ समझा नहीं। सुल्तान साहब थोड़ा परेशान हुए।
अरे समझने वाली कौन सी बात है, माँ मेरी बेटी, बस अब इसे मेरे घर में रहना होगा, मेरी बहू बनके। सुल्तान साहब के सर पर हजारों पहाड़ टूटे। कहाँ उनकी खूबसूरत और टैलेंटेड बेटी, और कहाँ उनका भांजा शक्ल और अकल दोनों से फारिग। लेकिन आपा काशिफ तो माशाअल्लाह, काशिफ में किसी चीज की कमी नहीं, बस थोड़ा सा नादान ही तो है, और शादी के बाद जब जिम्मेदारियां पड़े तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी बात मुंह में ही थी जब शगुफ्ता बेगम ने टोक दिया। सुल्तान साहब इस बात से परेशान थे कि वो महावीरा को बहू बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने इनकार किया तो आपा सारी जिंदगी उनसे नाराज रहें। उसके अलावा खानदान में तरह तरह की बातें भी करेंगी। उसे होश आया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी आंखें और हाथ बंधे हुए हैं। वो परेशान थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने पर उसे याद आया कि वो सुबह अपने घर से वॉक के लिए निकली थी और किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर रुमाल रखा था, जिसे सूंघते ही वो बेहोश हो गई थी। मगर अब वो कहाँ थी इसको कोई खबर न थी। दरवाजा खुलने की आवाज से उसने सर ऊपर उठाया, मगर कुछ देख ना सकी। कुछ लोगों के कदमों की आवाज उसके कानों में पड़ी। आ गई है होश में लड़की, एक लड़के की आवाज उसको सुनाई दी। चल अच्छे से समझा देना इसको, एक लड़का उसको कहकर शायद चला गया था। वह अभी सोच ही रही थी कि ये लोग कौन हैं और इसे क्यों उठा कर लाए हैं कि एक लड़का उससे मुखातिब हुआ। सुन लड़की, हम औरत जात की इज्जत करते हैं, इसलिए जो कहूंगा चुपचाप मान लेना, वरना बात मनवाने के लिए हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं। कौन हो तुम और क्यों लाए हो यहाँ तुम? एक बार मेरे हाथ खोलो, फिर तुम्हें सख्त पछतावा होगा मुझे किडनैप करने का, उसने बिना डरे कहा। बहुत जुबान चलती है इसकी, इसका मुंह बांध, उसने दूसरे लड़के से कहा। हे यू बास्टर्ड, खोलो मुझे, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। फिर किसी ने उसके मुंह पर स्कॉच टेप चिपका दी। अब उसकी दबी दबी आवाज ही बमुश्किल निकल रही थी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, हम तुझे भाई के सामने ले जा रहे हैं, ये उनका इलाका है, उनके सामने इज्जत से पेश आना, और अगर तूने उनके सामने अपने ये छोटे छोटे हाथ चलाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये बहुत बुरा होगा, इसलिए उनके सामने इन्हें हरकत देने की जहमत ना ही दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उसे इस वक्त इन लड़कों पर शदीद गुस्सा आ रहा था जो उस पर हुक्म चला रहे थे, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ हुक्म चलाना सीखा था, हुक्म सुनना नहीं। एक लड़के ने उसको कुर्सी से खोला और उसे पकड़े चलने लगा, मगर उसके हाथ अभी भी बंधे थे। फिर उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। भाई, ये है लड़की। वो दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था। उसने हाथ से इशारा किया तो वो लड़के मुड़े और दरवाजा बंद करके चले गए। अब वो इस सोच में मुब्तला थी कि ये कौन शख्स है। उसको बंद कमरे में किसी के कदमों की छाप अपने करीब आते सुनाई दे रही थी। उस शख्स ने उसका सर से लेकर पांव तक लड़कों जैसा हुलिया नोट किया। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर धुआं उसके चेहरे पर फौंका। वो बुरी तरह खांसने लगी। जाहिल इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, कौन हो तुम, खोलो मेरे हाथ, वो चिल्लाई। श्श्श, उस शख्स ने सरगोशी की जो कि महावीरा को अपने कान के करीब सुनाई दी। वो उसके पीछे खड़ा था। अगर वो जरा सा भी पीछे होती तो उसकी कमर उस शख्स के सीने को छूती। मेरे आदमियों ने तुम्हें समझाया नहीं कि मेरे सामने कैसे पेश आना है, उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा, मगर सरगोशी में। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं जो तुम्हारे सामने अदब से पेश आऊं। मैं महावीरा सुल्तान खानजादी हूं, और यू अंडरस्टैंड। अगर तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखने का सोचा है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर। महावीरा गुस्से से बोली। इतना गरूर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुम मेरे सामने एक चींटी से कम नहीं, उसने आराम से कहा। महावीरा उसकी इस बात से चिढ़ गई। मेरा तुमसे चैलेंज है, मेरे हाथ खोलो और फाइट करो मुझसे। अगर मैंने तुम्हें जमीन पर गिराया तो तुम मुझसे माफी मांगोगे और खुद ड्राइव करके मुझे मेरे घर तक छोड़ने जाओगे। उसने मार्शल आर्ट में क्लासेस ली थी, इसीलिए वो फाइट करना जानती थी। और अगर मैंने तुम्हें जमीन पर गिरा दिया तो? शख्स ने सवाल किया। तो जो कहोगे मैं मानूंगी। महावीरा कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, डन।
वो कहकर कातलाना अंदाज में मुस्कुराया तो उसके रुखसार का डिंपल हल्का सा रोनमा हुआ। उसने महावीरा के हाथ खोले तो माहा ने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाई। वो बेध्यानी में पीछे मुड़ी तो उसके सीने से टकरा गई। आउच! वो खुद को संभाल नहीं पाई तो उस शख्स ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाया। महावीरा की नजर उसके छोटे सुर्ख होंठों पर पड़ी, जो शायद सिगरेट्स पीने की वजह से किनारों से कलेजी माइल थे। फिर उसके बालों पर, जो काले और लंबे होने के साथ हल्के से उसकी पेशानी, कानों और गर्दन को ढांप रहे थे। उसकी शख्सियत में रोब था। वो उसकी आंखों में देखने वाली थी कि वो बोला, तुम तो फाइट से पहले ही गिर गई मैडम। उसने तन से कहा तो माहा ने खुद को कंपोज किया। यू हटो पीछे, अभी तुम जानते नहीं मुझे, माहा ने चिढ़कर कहा। सबसे पहले मुझे किडनैप करने का मकसद बताओ। वो ये कि तुमने मेरे आदमी को मारा, सुना है उसका दांत भी तोड़ दिया। ये तुम शुक्र मनाओ वो अभी मेरे गैंग में नए हैं, अभी ट्रेनिंग में हैं, वरना क्या? हाँ, पहली बात तो ये कि तुम्हारे वो छिछोरे आदमी इसी लायक थे, और दूसरी बात ये कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं फाइट करना जानती हूं, जो कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। महावीरा उसे उंगली से वार्न करते हुए बोली। हाँ, चलो अभी देख लेते हैं कितना दम है तुम में। उसे माहा का ये एटीट्यूड अच्छा लग रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। वो देख सकती थी कि बॉडी बिल्डर इंसान के सामने वो वाकई च्यूंटी की तरह है, मगर इस वक्त उसके सर पर चैलेंज पूरा करने का भूत सवार था। महावीरा ने हाथ का मुक्का बनाकर उसको मारना चाहा तो उसने फुर्ती से मुक्का का हाथ पकड़कर उसे घुमाया। माहा की कमर और उसका सीना एक दूसरे को छू रहे थे। माहा गुस्से से पीछे हटी। अब माहा ने उसे मारने के लिए अपनी लात उठाई तो वो नीचे होकर उठ खड़ा हुआ। माहा का निशाना फिर से चौंक गया, जिससे उसको शदीद गुस्सा आया। वो शख्स फाइट नहीं सिर्फ बचाव कर रहा था। माहा दूसरी तरफ रुक किए आराम से खड़ी हो गई। क्या हुआ, बस हो गई क्या? वो शख्स बोला। माहा बिजली की तेजी से पीछे मुड़ी और उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। वो एक तरफ को झुक गया। उसके होंठ से खून की बूंद निकली, जो उसने हाथ के अंगूठे से साफ की। अच्छा लगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। महावीरा ने तंजिया एक साइड की स्माइल दी, जिसे उस शख्स ने हरगिज नजरअंदाज नहीं किया। अब महावीरा ने अपने हाथ उठाए ही थे कि उसने उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कमर में हाथ डालकर अपने साथ लगाया। दोनों की नजरें आपस में मिली। माहा को उसकी आंखों में अजीब कशिश दिखाई दी, जिसे उसकी आंखों में कई राज छुपे हों। फिर उस शख्स ने माहा की नीली आंखों में देखा। वो ऐसी नजरों से उसे देख रहा था कि महावीरा पर खौफ तारी हो रहा था। माहा ने महसूस किया जैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो रही हो। वो अपना मकसद भूले उसकी आंखों में देखती रही। तभी उसने माहा की कमर से हाथ हटाकर उसे हल्का सा धक्का दिया और वो जमीन पर जा गिरी। माहा अब होश में आई थी। उसे शदीद एहसास हो रहा था अपनी गलती का। अब वो इस सोच में थी कि वो उससे क्या बात मनवाएगा। सिद्दीक और रुखसाना शदीद परेशान थे। उनकी बेटी कॉलेज के लिए गई थी और अभी तक घर नहीं आई थी। वो तो शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलती थी और अब रात हो चुकी थी। एक वो हद से ज्यादा डरपोक लड़की थी। वो उसके कॉलेज और मोहल्ले में उसकी कुछ दोस्तों से पता कर आए थे, मगर कहीं से कुछ मालूम नहीं हुआ। सिद्दीक, मेरा दिल बैठा जा रहा है, हमारी बच्ची जरूर किसी मुसीबत में है। रुखसाना रोते हुए बोली। अल्लाह रहम करेगा रुखसाना, ऐसे वसवसे दिल में ना आने दो। परेशान तो वो भी इतने ही थे, मगर रुखसाना को हौसला देना जरूरी था। वो माँ थी, कैसे नहीं आएंगे वसवसे। रात के 11 बज रहे हैं और वो अभी तक घर नहीं आई। अल्लाह ही हमारी बच्ची की हिफाजत करने वाला है। रुखसाना, उसकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी, मुझे यकीन है मेरे रब पर। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इन दोनों की परेशानी में इजाफा हो रहा था। आहिल घर के लॉन में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जब उसकी नजर गर्दिश करती हुई अपनी गाड़ी पर पड़ी। उसने लड़की को बाय बोला और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। आहिल ने गाड़ी का अंदर से जायजा लिया, मगर कोई नहीं था। वो उसे अपना वहम समझकर जाने लगा कि गाड़ी में से आवाज आने लगी। आहिल ने डिग्गी की तरफ देखा। वो चलता हुआ गाड़ी की बैक साइड की तरफ आया और डिग्गी खोली।
वो सहमी हुई डिग्गी में लेटी थी। जब तक आहिल घर पहुंचा था वो थकन और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी और होश आने पर वो मुसलसल डिग्गी खोलने की कोशिश कर रही थी मगर उससे खुल नहीं रही थी। शायद आहिल ने उसे लॉक कर दिया था। तुम कौन हो? तुम और यहाँ मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? आहिल हैरान हुआ एक अनजान लड़की को अपनी गाड़ी में देखकर, मगर वो खामोशी से आहिल को देखती रही। आहिल ने उसको बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। उसे वो डरी हुई लग रही थी। पागल लड़की, कौन हो तुम? बताओ मुझे, यहाँ क्या कर रही हो? आहिल गुस्से से बोला तो वो हिचकियों से रोने लगी। आहिल ने अपना सर पकड़ा। अगर वो अपने पर्सनल हाउस में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, मगर वो इस वक्त अपने डैड के घर पे था। अगर उसके डैड देख लेते तो 100 सवाल जवाब होते, क्योंकि सुल्तान साहब आहिल के किसी भी किस्म के करतूतों से बेखबर थे। देखो मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसी आई? उसने लहजा नरम किया ताकि वो लड़की उससे डरे ना। वो कुछ बोलने ही वाली थी जब सुल्तान साहब ने आहिल को आवाज दी। आहिल ने उसे जल्दी से गाड़ी की तरफ नीचे बिठाया और खुद दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। यस डैड। आहिल, तुम्हें कितनी बार कहा है, जब घर होते हो तो टाइम से सो जाया करो, वरना तुम्हें पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती घर आने की। यस डैड, मैं बस सोने के लिए आने ही वाला था। और तुम ये अपनी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? सुल्तान साहब ने हैरानगी से पूछा। डैड, मुझे लगा यहाँ कोई है, मगर जब मैं यहाँ आया तो बिल्ली थी। आहिल ने बहाना बनाया। ठीक है, अब आओ सोने के लिए। ओके डैड। सुल्तान साहब जैसे ही गए, आहिल ने इस लड़की को उठाया। चलो मेरे साथ। वो परेशान भी था अपने डैड की वजह से। मुझे घर जाना है, उसने रोते हुए कहा। इस वक्त घर जाना है तुम्हें? रात के 12 बज रहे हैं, आहिल ने उसे समझाते हुए कहा। 12 बजे का सुनते ही वो मजीद रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी उसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। हे चुप करो, आहिल ने उसके मुंह पर हाथ रखा। चलो मेरे साथ, तुम मुझे आज मरवाओगी। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर इधर उधर देखता हुआ अपने कमरे में ले गया। शाम के 7 बज चुके थे और माहा अभी तक घर नहीं आई थी। सुल्तान साहब ने उसे कई बार कॉल की, मगर उसका फोन मुसलसल ऑफ था। ये बात उनकी परेशानी को मजीद बढ़ा रही थी। सुल्तान साहब ने आहिल को कॉल मिलाई और महावीरा के बारे में बताया। डैड, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। आपको पता तो है वो रात के वक्त घर से ज्यादा बाहर नहीं रहती। परेशान कैसे ना हो, उसका फोन सुबह से बंद जा रहा है। जब तुम्हारी पुप्पो आने वाली थी तब मैंने उसे कॉल की थी, तब भी फोन बंद था, मगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और अब देखो कितना टाइम हो गया है, उसका फोन ऑन नहीं हुआ। सुल्तान साहब ने सोफे पर बैठते हुए कहा। डैड, अभी 7 ही तो बजे हैं, इतना टाइम नहीं हुआ। आप आज से पहले तो कभी ऐसे परेशान नहीं हुए, सब खैरियत है ना? सुल्तान साहब ने लंबा सांस लिया। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी पुप्पो ने काशिफ के लिए माहा का रिश्ता मांगा है। बल्कि मांगा नहीं, बस मुझे बताया है कि माहा उसकी बहू बनेगी। व्हाट? डैड, पुप्पो अपने होश में है कि नहीं? माहा जैसी लड़की उस एबनॉर्मल शख्स के लिए? मैं अभी पुप्पो से बात करता हूँ। वो कॉल बंद करने ही वाला था कि सुल्तान साहब ने उसे रोका। आहिल, मेरी बात सुनो। मैं कौन सा चाहता हूँ कि ऐसा हो? मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी तो नहीं, मगर क्या डैड? आप इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। पुप्पो आज माहा का रिश्ता लेने आ गई हैं। क्या आपको वो दिन याद नहीं जब मॉम माहा की पैदाइश के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और आपने पुप्पो से माहा की देखभाल करने के लिए कहा था? याद है ना? उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरा तो अपना बेटा दिमागी मरीज है, मुझे उसकी देखभाल करनी होती है। और आपको उन्होंने दूसरी शादी का कहा और मॉम को तब फौत हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और आज वो इसी दिमागी मरीज के लिए माहा का रिश्ता लेकर आ गई हैं। आहिल ने दुख से कहा। मैं आपको इस बारे में सोचने भी नहीं दे सकता डैड। अगर आप पुप्पो को इनकार नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ। आहिल, मैंने कौन सा कहा है कि मैं इस रिश्ते पर राजी हूँ? बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आपा को साफ इनकार किया तो उन्होंने सारी जिंदगी यहाँ कदम नहीं रखना और रिश्तेदारों में पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगी। जब से आई हैं 10 बार पूछ चुकी हैं कि माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई। तुम्हें तो पता है ना उनकी सोच कैसी है। डैड, आपने हम दोनों की खातिर दूसरी शादी की। हालांकि सारे रिश्तेदार आपको कहते रह गए, लेकिन आपने सिर्फ हमारा सोचा कि आपकी दूसरी बीवी हमारी माँ नहीं बन सकेगी। और मुझे यकीन है कि आप अब भी हमारा ही सोचेंगे, ना कि रिश्तेदारों की। आहिल कहकर खामोश हुआ। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ हूँ, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा।
आहिल ने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल बंद की। सुल्तान साहब कमरे से बाहर निकले के सामने महावीरा आती दिखाई दी। महा बेटे कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान था। पापा लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। बेटा कितनी बार कहा है लॉन्ग ड्राइव ना किया करो, ये ठीक नहीं है, तुम अकेली होती हो। कुछ नहीं होता पापा, यही तो दिन होते हैं लाइफ एंजॉय करने के। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह नाश्ते के टेबल पर मिलेंगे। मगर बेटा तुम्हारी पुप्पो आई हैं, तुम ना मिली तो मुझे ही 100 बातें सुनाएंगी। प्लीज पापा, आई एम टू मच टायर्ड, सुबह मिल लूंगी ना। वो कहती हुई अपने रूम में चली गई। सही कहती है आपा, बच्चे ज्यादा ही बिगड़ गए हैं। सुल्तान साहब खुद कलामी करते हुए अपने कमरे में हो लिए। वो कुर्सी पर बैठी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, जो कि शर्त के मुताबिक उसने उसकी कही हुई बात पूरी करनी थी। वो पिछले 10 मिनट से उसे घूरे जा रहा था, जिस पर महावीरा अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबा रही थी। मगर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानती थी वो शर्त हारी है और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था, वरना उसने सिर्फ जीतना ही सीखा था। तुम्हें आज रात मेरे पास रुकना होगा। उसके बोलने की देर थी कि महा के सर पर बम फटा। नहीं, हरगिज नहीं, वो हैरत से बोली। तुम अपनी बात से मुकर रही हो। तुमने कहा था मैं जो कहूंगा वो तुम मानोगी, तो अब क्या हुआ? उसने एक आईब्रो उठाकर महावीरा को देखते हुए कहा। मगर मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी शर्त इतनी घटिया होगी। तुमने मुझ पर ही अपनी गंदी नजर रख ली, महावीरा ने चिल्लाकर कहा, आवाज नीचे। तुम शर्त हारी हो, अब जो मैं कहूंगा वो तो तुम्हें मानना ही होगा, वरना क्या? महा ने उसको घूर कर देखा। वरना मैं तुम्हें आजाद नहीं करने वाला। तुम्हारे पास ना तुम्हारा मोबाइल है, ना तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो इसलिए मैं हर तरह से महफूज हूं। बताओ, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुम मेरे इलाके में मेरे पास हो, उसने आराम से कहा। मोबाइल का सुनते ही महा ने अपने पैंट की साइड पॉकेट में हाथ डाला। तुम्हारा मोबाइल मेरे आदमी वहीं फेंक आए थे जहां से तुम्हें उठा कर लाए। उसने सिगरेट जलाकर होंठों में रखी। महावीरा बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। वो बेयकीनी के साथ उसे देख रही थी। ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा, उसने माहा को आंख मारते हुए कहा। तुम जैसे इंसान के साथ तो कभी भी नहीं। वो उसका जब्त आजमा रहा था। बहुत वक्त जाया कर लिया, चलो तैयार हो जाओ शर्त पूरी करने के लिए, उसने मुंह से धुआं निकालते हुए कहा। महावीरा शर्म से पानी हुई। उसने कभी किसी लड़के को गुदगुद छूने भी नहीं दिया था। यूनी में सैकड़ों लड़के उसे प्रपोज कर चुके थे, मगर वो हमेशा इनकार करती आई। और आज एक अनजान शख्स जिससे उसकी आज ही मुलाकात हुई थी, वो उसे इतने आराम से अपने साथ रात गुजारने पर मजबूर कर रहा था। वैसे तो बहुत हिम्मत दिखाती हो, चलो अब भी दिखाओ अपनी हिम्मत, उसने तंजिया कहा। माह ने जब्त से आंखें बंद की। बिलाल ने सिगरेट जमीन पर फेंककर अपने शूज से रगड़ दी। अब वो उसके करीब आ रहा था। ये सब महावीरा की समझ से बाहर था। वो नहीं जानती थी अब उसे क्या करना है। वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसने महावीरा की गर्दन पे अपने दोनों हाथ रखे। महावीरा ने आंखें बंद की। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बिलाल के हाथ अब उसकी शर्ट पर थे। बिलाल की दस्त राजियां बढ़ी तो महावीरा ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया। रुको, महावीरा ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे। ये ठीक नहीं है, ये सब नाजायज है, महा ने डरते हुए कहा। ठीक है, तुम चाहो तो इसे जायज बना सकती हो, उसने महावीरा की आंखों में देखकर कहा। कैसे? महावीरा की जुबान लड़खड़ा रही थी। निकाह करके, उसने कहा तो माह की आंखें फट पड़ी। निकाह? मगर अगर तुम चाहती हो तो तुम ये नाजायज काम ना करो, तो निकाह कर लो, सब जायज होगा। महावीरा बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो इस अनजान शख्स के साथ कैसे निकाह कर लेती, मगर नामहरम के साथ रात गुजारने से यही बेहतर था कि वो इसका महरम बन जाता। ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूं, महावीरा ने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। उसके होंठों पर कातिलाना मुस्कुराहट रोनुमा हुई। महावीरा अपने कमरे में आई तो आंखें बंद किए अपने साथ दिन में होने वाले वाक़े को याद करने लगी। वो इस वक्त बिलाल खान के निकाह में थी। उसे उसका निकाह करते हुए मालूम हुआ था। उसने अपनी माँ के अलावा किसी के लिए आंसू नहीं बहाए थे, मगर आज वो रो रही थी अपनी जात के लिए। निकाह के बाद उसने महावीरा को जाने के लिए कहा।
और कहा कि वो जल्द ही उससे मिलकर अपना हक वसूल करेगा। महावीरा की समझ से ये सब कुछ बाहर था। सबको पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच सोच कर उसके आंसू आंखों से बहते जा रहे थे।